से नहीं है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। सो द पार्ट 4 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज नंबर 13.3, oh sorry 11.3 of your 3D coordinate geometry of your NCERT board syllabus। ठीक है, तो हमने इसको बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था एक्सरसाइज को। फर्स्ट पार्ट वाज इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसके अंदर अपन ने दो तरह की इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी सीखी। ठीक है, सेकंड पार्ट में अपन ने पूरी एक कैटेगरी पूरी उठाई, जिसके अंदर नहीं, दो कैटेगरी उठाई थी, सॉरी, उसमें भी एक तो उठाई थी अपन ने। पहले पार्ट में हमने क्या उठाई थी? दो कैटेगरी उठाई थी इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने की। पहली कैटेगरी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन हो प्लस नॉर्मल वेक्टर गिवन हो, दूसरी कैटेगरी एक पॉइंट गिवन हो और नॉर्मल वेक्टर। ये अपन ने पहले पार्ट में कवर किया इस एक्सरसाइज की। सेकंड पार्ट में अगेन अपन ने दो कैटेगरीज उठाई, एक तो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स की, और याद करो इंटरसेप्ट फॉर्म लिया था। हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म उसी में लिया था। इंटरसेप्ट 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स और इंटरसेप्ट फॉर्म, ये दो कैटेगरी अपन ने सेकंड पार्ट में कवर किया। थर्ड पार्ट अपन ने कल सीखा, उसमें अपन ने क्या सीखा? एक ही कैटेगरी सीखी, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दैट इज इट। और आज आखिरी पार्ट है, इसमें अपन दो केसेस, दो टॉपिक सीखेंगे। एक तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और एक डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन। वैसे तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स का भी कॉन्सेप्ट था हमारे, बट उसका कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वो बहुत आसान है, d1 माइनस d2 हो जाता है। बाकी याद में जहन में रखना, हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 7 नंबर का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस। आपको वेक्टर इक्वेशंस गिवन है और आपको इसके बीच का एंगल निकालना है। ब्रॉडली स्पीकिंग, मैंने आपको कहा था कि एंगल का कॉन्सेप्ट जो होता है ना बेटा, हमेशा डायरेक्शन के बीच में होता है, हमेशा। और ये जो लास्ट में जो d1 d2 होते हैं ना, ये मैग्नीट्यूड का पार्ट होता है। ये किसका पार्ट होता है? मैग्नीट्यूड। भाई इक्वेशन के अंदर भी अपन इक्वेशन को दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, एक डायरेक्शन पार्ट और एक मैग्नीट्यूड। तो वो d1 d2 जो RHS में दिख रहा है, उसको हम मान लेते हैं कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ये मैग्नीट्यूड है, और ये मैग्नीट्यूड है भी नहीं। हम मान लेते हैं हमको याद करने के लिए कि ये मैग्नीट्यूड का पार्ट है, और एंगल का मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे एंगल बनाऊं तो 60 डिग्री है, मैं इस लाइन को बड़ी कर दूं तो भी तो एंगल 60 डिग्री है। 70 थोड़ा ना हो जाएगा लाइन बड़ी करने से। इसको और आगे बढ़ा दूंगा तो 75 थोड़ा ना हो जाएगा, 60 ही रहेगा ना। तो मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, डायरेक्शन से लेना देना है, बस इंक्लिनेशन से। सो वी विल टेक ओनली द डायरेक्शन वाला पार्ट, और डायरेक्शन वाला पार्ट एक प्लेन की इक्वेशन में होता है उसका n1 वेक्टर, और इसका क्या हो जाएगा डायरेक्शन वाला पार्ट? n2 वेक्टर। और उसको सेम वैसे ही सॉल्व कर देंगे जैसे अपन वेक्टर में सॉल्व करते थे cos थीटा वाले फॉर्मूला से। कोई फॉर्मूला याद दिलाएगा मुझे? फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वेक्टर n1 का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर n2 से, और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको अपन मॉडुलस भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2, दैट इज इट। और मॉडुलस क्यों लगाया? ताकि थीटा एक्यूट एंगल में निकल के आए। ओके, चलो, तो n1 वेक्टर कौन सा है मेरा यहाँ पे? n1 वेक्टर जो इसके साथ में ये दिख रहा है, ये तो है n1 वेक्टर, और n2 वेक्टर कौन है? ये n2। आपको सर, आपको कैसे पता? अरे इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है ऐसी, ये r डॉट n इक्वल टू d, तो ये n वेक्टर ही तो होता है, ये प्लेन की इक्वेशन नहीं तो होती है, और क्या होती है बोलो? ठीक है, ओके। अच्छा, यही लाइन में आती थी तो क्या करते थे? पुराना तो नहीं भूल रहे हो ना? लाइन में इक्वेशन ऐसी होती थी, a प्लस लैम्डा b, तो उसमें ये होती थी डायरेक्शन। तो उसमें अपन एंगल बिटवीन टू लाइंस में इसको पकड़ते थे, ये मैग्नीट्यूड का पार्ट मान लेते थे, इसको छोड़ देते थे। ठीक है, और अभी किसको पकड़ रहे हैं? एन को पकड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कर दो, पुट अप द वैल्यूज एंड सॉल्व। तो वेक्टर ये इधर ही कर दो, चलो। कॉस इनवर्स, अरे यार कलर चेंज नहीं हुआ। कॉस इनवर्स वेक्टर n1 डॉट n2 करना है। तो वेक्टर n1 क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये तो है वेक्टर n1 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर n2 करना है, यानी कि 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और इसका लगा दो आप एब्सोल्यूट वैल्यू। बचपन में इसको बोलते थे एब्सोल्यूट वैल्यू, अभी बोलते हैं इसको मॉडुलस। ठीक है, कोस इनवर्स थोड़ा सा दूर रखो, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि कोस इनवर्स केवल न्यूमरेटर का पार्ट है। क्लियरली लिखेंगे ना तो क्लियरली ही समझ आएगा, कोस इनवर्स न्यूमरेटर का पार्ट नहीं। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है? वेक्टर n1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? 2 का स्क्वायर प्लस अगेन 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर का सम का रूट। और वेक्टर n2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर
प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर का सम करो। ठीक है, ये चीज पहले क्लियर कर चुके हैं कि सर इस पे क्यों नहीं एब्सोल्यूट वैल्यू लगती, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये वैसे ही आपको पॉजिटिव मिलेगा। अंडरस्टूड है? सो देयर इज नो नीड ऑफ पुटिंग मॉडुलस साइन और एब्सोल्यूट वैल्यू साइन। ठीक है, इक्वल टू कॉस इनवर्स बोलो डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे? 2 3 जा 6, 2 इंटू -3 -6, -3 इंटू 5 -15 एंड मॉडुलस साइन आ गया। जो 2 का स्क्वायर 4, अगेन 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, -3 का स्क्वायर 9, तो 8 एंड 9 रूट 17। और इधर आ जाइए, 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9 और 9 18, 25, 18 और 25 35, 35 और 8 43। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 6 -6 तो कट गया, मान लो -15 बचा, -15 का मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या बचेगा? 15, और नीचे √17 और √43 में कुछ कॉमन तो है नहीं, है क्या कुछ कॉमन? कुछ कटने वाला नहीं है ना, तो फिर 17 इंटू 43 करके छोड़ दो। 17 3 जा 51, रिमाइंडर 5, 17 4 जा 68 एंड 5 73। दिस इज द फाइनल आंसर। इसके आगे तो सॉल्व क्या ही करोगे, चेक करो। क्या 43 गलत आ रहा है? 18 + 25, 18 + 25 35, 43 तो होता है। सही है, ओके। तो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ 15 डिवाइडेड बाय √731, या किसी और फॉर्म में हो तो बता दो। यही है, दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इजी एंड शॉर्ट, और को अक्सर हमेशा कटवा देते हैं वो लोग, है ना। इसी को कटवाया आपके, इससे आसान कोई चीज थी कि ऐसे एक्सरसाइज में बताओ, इसी को काट दी। ठीक है, तो वैसे फिर देखा जाए तो 13th को भी आप आधा अधूरा कटा हुआ पार्ट मानोगे, आधा अधूरा नहीं मानोगे, क्योंकि डायरेक्टली एंगल नहीं पूछ रहा आपसे, इनडायरेक्टली एंगल पूछ रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखो। इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, एंड इन केस दे आर नीदर फाइंड द एंगल्स बिटवीन देम। ये दोनों प्लेन्स, दो प्लेन दे रखे हैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में, आपको चेक करना है कि क्या वो प्लेन्स पैरेलल हैं और या फिर क्या वो प्लेन्स परपेंडिकुलर है। और अगर ऐसा केस हो जाए कि नीदर मतलब ना तो पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो, तो फिर उनके बीच में कुछ एंगल होगा। भाई पैरेलल मतलब 0 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल, दोनों ही नहीं है तो फिर कुछ तो एंगल होगा। तो वो एंगल पता लगाएं, ठीक है। यानी कि हर एक क्वेश्चन में दो पार्ट है, पहले ये चेक करना है कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, फिर चेक करना है एंगल। अगर पैरेलल परपेंडिकुलर है तो स्टॉप कर देना है, आगे नहीं निकालना है, और अगर पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों नहीं है तो फिर आपको कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला अगेन लगाना है। समझ आया? ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म में तो अब अपन सीधा कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं 7x + 5y, जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें दो प्लेन्स हैं, तो लेट अस से पहला प्लेन ये है π1। अब देखो 7x + 5y + 6z + 30 = 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाएंगे बच्चों? इसको 30 को वहां लेके जाएंगे, 30 को वहां लेके जाएंगे, तो कैसे हो जाएगी? 7x + 5y + 6z = 30 उधर जाएगी तो क्या बनेगी? कोई कहेगा सर पहले उल्टा स्टैंडर्ड फॉर्म थी। यस, मैं मानता हूं पहले उल्टा स्टैंडर्ड फॉर्म थी, बट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डी को हमेशा राइट साइड में लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। और ऐसा करते टाइम अगर डी नेगेटिव हो जाता है तो फिर एक और दायित्व बनता है हमारा, क्या? इसको पॉजिटिव बनाना। कैसे? -7x - 5y - 6z = +30। फाइन, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को भी चेंजेस करेंगे। π2 में +4 को इधर लेके जाऊंगा तो इट विल बी 3x - y, 3x - y -10z और 4 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? -4, फिर -4 को वापस प्लस भी बनाना पड़ेगा, तो क्या बनेगा बोलो? -3x + y + 10z = फाइन। अब इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। क्या होती है? अगर दो है तो a1x + b1y + c1z = d1 दो है ना, और इसको कंपेयर करेंगे, दो है तो फिर ये हो जाएगा a2x + b2y + c2z =
D2। अब यहां से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्लियर है। A1 ये, B1 ये, C1 ये, और A2 ये, B2 1 हो जाएगा और C2 ये। क्योंकि हमको एंगल की बात हो रही है, परपेंडिकुलर और पैरेलल में भी एंगल की बात होती है, तो आपको केवल और केवल डायरेक्शन को पकड़ना है और D1 और D2 डायरेक्शन का पार्ट नहीं है। क्या है डायरेक्शन का पार्ट? A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं। कैसे चेक करते हैं? मैं चेक कर रहा हूं कि वेदर दे आर परपेंडिकुलर और नॉट। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर है, पहले मैं चेक कर रहा हूं कि वेदर दे आर परपेंडिकुलर और नॉट। कैसे? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू निकाल के, और वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो परपेंडिकुलर हो, अदरवाइज नहीं हो। लेट्स फाइंड द वैल्यू। -7 इंटू -3, A1 इंटू A2 कर दिया, प्लस B1 है -5 इंटू B2 कर दिया मैंने, 1 ही है, प्लस C1 कर देता हूं मैं -6 इंटू C2 कर देते हैं 10, और चेक करते हैं क्या वैल्यू आती है। ये +21 हो गया, ये -5 हो गया और ये -60 हो गया। तो 21 - 5 यानी कि 21 - 65, तो नहीं आया ये तो। बोलो क्या आया? 4 -44 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं लिख दूंगा सो द प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। पूरी स्टेप लिख दूंगा। हेयर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो द प्लेन्स π1 एंड π2 आर नॉट। तो ये तो केवल परपेंडिकुलर वाली पोजीशन चेक हुई है। अब पैरेलल वाली पोजीशन अगेन चेक करनी है आपको, हालांकि वो तो देखते ही पता चल जाती है कि नहीं है, बट क्योंकि करना है तो फिर करके ही दिखाना है। तो फिर पैरेलल वाली पोजीशन चेक करते हैं। एक कलर ले लेते हैं दूसरा, पैरेलल। How we will check whether they are parallel or not? We will find three ratios, A1 by A2 और B1 by B2 and C1 by C2। तो A1 by A2 होता है -7 by -3, राइट? -7 by ये होता है -7 by -3, जो कि अल्टीमेटली क्या हो जाता है? 7/3। B1 by B2 बोलना, ये हो जाता है -5/1, जो कि अल्टीमेटली -5 लिख सकते हो। ये -5/1 ही लिख के छोड़ सकते हो, रेशियो की फॉर्म में, है ना। एंड C1 by C2 -6 by माइनस क्या प्लस ही तो है, मुझे तो प्लस दिख रहा है। हाँ, -6 by +10, तो ये कट के क्या हो जाएगा? -3/5। तो ये तीनों रेशियोज ये लगा रहे हैं। 7/3 इज नॉट इक्वल टू -5/1 इज नॉट इक्वल टू -3/5। आने तीनों ही सेम चाहिए थे, बट तीनों ही अलग हैं। तो मैं लिख दूंगा हेयर A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। फिर उसके नीचे लिख देंगे सो द प्लेन्स आर नॉट पैरेलल एज वेल। सो द प्लेन्स π1 and π2 आर नॉट पैरेलल। अब उसने क्या कहा था कि अगर परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों चेक करो पहले ढंग से, अगर दोनों ही नहीं निकले तो अब एंगल निकाल लो। तो एंगल निकालना अब हमारे लिए थोड़ा सा आसान, ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि एंगल में इसकी वैल्यू आती है, याद करो, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, -44, है ना। A1 A2 वो मॉडुलस लगता है, तो फिर से करने की वो चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस नीचे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो एक पार्ट मैं कह सकता हूँ कि हो गया सॉल्व, इसी में एक पार्ट नहीं, तो मैं इसको डिलीट कर दूं एक बार, ठीक है। नाउ द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज गिवन बाय the angle between two planes π1 and π2 is given by a formula which is called theta equal to cos inverse। अब कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला चलेगा बेटा, है ना। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। पहले वाले n1 का कैसे निकलेगा? A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर का रूट, और n2 का कैसे निकलेगा? A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। और इस न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी गिवन है ना, कितना है? -44, और नीचे वाला आपको सॉल्व करना है। तो कर दो भाई। A1 का स्क्वायर क्या है? A1 -7 -5 -6, राइट।
करके बताओ कितना आ रहा है, रूट ऑफ ये कितना आ रहा है, रूट ऑफ ये कितना आ रहा है। क्या पहले वाले का क्या रहा है, रूट 110, ओके, एंड दूसरे वाले का सेम सेम मैग्नीट्यूड आ रहा है। देखो -7 -5 -6 -3 1 और 10, अच्छा इनका 100 109 110, ठीक है, 36 एंड 25 एंड 49, हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो रूट 110 रूट 110 दो बार आया तो रूट रूट इवन कैंसिल हो गया ये, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स मॉडुलस 40 -44 हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 110, एंड अगेन दे कैन बी कैंसिल्ड आउट बाय 11 क्या 22 से काट दो, 22 2 जा 44 एंड 22 5 जा, आंसर चेक करो, कॉस इनवर्स 2/5, सही है। So this is what we need to do in each of the 5 sections. पहले परपेंडिकुलर चेक करो, फिर पैरेलल चेक करो, और अगर दोनों में से कुछ नहीं निकला तो फिर एंगल निकालो, अदरवाइज दोनों में से कुछ भी निकल गया तो स्टॉप हो जाओ, ठीक है। चलो अब क्विकली करें फटाफट फटाफट। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। टू एक्स प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2, देखो मैं सीधे कर रहा हूं, बोलो 2 1 जा 2, a1 a2। अच्छा पहले वो भी चेक करना पड़ेगा, सुनो, ये तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी इसका तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन ये +5 उधर जाके -5 हो जाएगा। चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ, ये तो इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 3z, और -2 उधर जाके हो जाएगा +2, ये तो हो गई मेरी पाई 1 की इक्वेशन। और पाई 2 की इक्वेशन क्या बनेगी, बोलो x का साइन चेंज होगा क्योंकि +5 उधर जाके -5 होगा ना, तो मैं डायरेक्टली चेंज करके बता रहा हूँ, -x -2y का क्या हो जाएगा +2y, एंड बिकॉज z वाली टर्म गिवन नहीं है तो मैं लिख देता हूँ 0z, और उधर -5 जाके +5 हो गया, ठीक है। इक्वेशन फॉर्मेशन में कोई डाउट नहीं है, यही बनेगी। चलो अब चेक करते हैं a1/a2, तो 2 इंटू -1 प्लस, बोलो आगे 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, तो 2 इंटू -1 -2, और 2 1 जा 2 और 3 0 जा 0, बिंगो इट इज 0 है, बस खत्म, दे आर परपेंडिकुलर। पैरेलल क्यों चेक करेंगे बेवकूफ, थोड़ा दो, ऐसा थोड़ा होगा कि दो प्लेन परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो, ऐसे भी जा रहे हैं और ऐसे भी जा रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, है ना। तो पैरेलल भी चेक नहीं करना है, अगर परपेंडिकुलर आ गया तो वी नीड टू स्टॉप देयर, ठीक है। तो हेयर a1/a1 a2, अब स्टेप बाय स्टेप वो पूरा स्टेप्स फॉलो करना जो मैंने पहले पार्ट में करके बताया, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, सॉरी गलत कर दिया, a1 a2 b1 b2 b1 b2 plus c1 c2 equal to 0, hence the two planes are perpendicular, hence the two planes pi1 and pi2 are perpendicular। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप होप करेंगे कि परपेंडिकुलर और पैरेलल ही निकल जाए तो सही रहे, और अगर आएगा, पहली बात तो मैं नहीं मानता हूँ कि आपके कोर्स में आएगा क्योंकि कट गया है, और बाय द वे आएगा तो वो 100% परपेंडिकुलर और पैरेलल का ही आएगा, क्योंकि वो उस केस तक तो लेके ही नहीं जाएगा कि एंगल निकालना पड़े, क्योंकि एंगल निकालना तो वो कट चुका है, तो आपका परपेंडिकुलर पैरेलल ही आएगा। ये जरूर आ सकता है कि चेक करो परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, ठीक है जी। थर्ड वन, पहले तो मैं इक्वेशन फ्रेम कर देता हूं, तो +5 उधर जाएगा -5 बनेगा, तो चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। -2x -2y क्या बना, +2y + 4z क्या बना -4z, एंड इक्वल टू 5 हो गया, ये पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बनती है -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, 3x - 3y + 6z इक्वल टू 1। पीछे वाले का एक बार, पिछले वाले का आंसर भी चेक कर लेना, परपेंडिकुलर ही आ रहा है ना आंसर की से, ठीक है। चलो a1/a2 पहले तो परपेंडिकुलर ही चेक करते हैं अपन, माइनस पैरेलल है, अच्छा दिख रहा है साफ साफ, यस साफ साफ दिख रहा है, देखो -2/3 इक्वल टू इधर क्या आएगा
2/-3 इक्वल टू इधर क्या आएगा -4/6। ऑब्वियसली ये तो -2/3 है ही सही, इसको भी लिख सकते हैं अपन, ये तो -2/3 एज इट इज, नो चेंज। इसको आप माइनस को ऊपर ले जाके लिख सकते हैं -2/3 और ये कट के क्या हो जाएगा -2/3। तो हेयर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल, क्या बोल रहे हो जनक? डी वाला जो है वो, अच्छा डी वाला जो है मतलब क्वेश्चन है वो भी पैरेलल है। हाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा, अगर आपको साफ साफ दिख गया, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली, आपको साफ साफ दिख गया कि ये पैरेलल है, तो यू कैन ट्राई पहले पैरेलल। कोई जरूरी नहीं है कि फिर परपेंडिकुलर दिखाना है आपको ट्राई करके, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा परपेंडिकुलर ही पहले दिखाते हैं, आप पहले पैरेलल वाला ट्राई करके खत्म कर सकते हैं। सो द प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सो द प्लेन्स π1 एंड π2 आर पैरेलल। चलते हैं नेक्स्ट। डी वाला वैसे जनक ने डिक्लेयर कर दिया है तो फिर होगा ही। तो देखो -1 उधर जाके +1 होगा, तो वी डू नॉट नीड टू चेंज द साइन ऑफ द थर्ड ऑफ द इक्वेशन इन द फोर्थ पार्ट इक्वल टू 1। और इधर आ जाओ, इधर साइन चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, -2x + y माइनस का 3z इक्वल टू 3। बेटा D1 D2 दोनों को पॉजिटिव जरूर बना देना, क्योंकि गलती होगी तो यही होगी। हाँ जी, 2/-2 ठीक है, इक्वल टू इधर बोलो -1/1 इक्वल टू इधर बोलो 3/-3। तो ये भी -1, ये भी -1 और ये भी -1, तो पैरेलल। चलो लास्ट वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला। तो इसमें दोनों के साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। 4x + 8y + z इक्वल टू 8 पहली इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन x वाली कैटेगरी नहीं है इसमें, x वाली टर्म नहीं है, तो 0x 0.x + y + z इक्वल टू 4। तो पैरेलल तो देखो देखते ही पता चल जाता है, नहीं है पैरेलल, तो नहीं है ना बेटा। पैरेलल तो तब होता है जब यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है ना, तो वहां पे भी x वाली टर्म नहीं होती, और क्योंकि एक जगह है एक जगह नहीं है, तो पैरेलल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब चलो वो चेक कर लेते हैं। तो 4 × 0 + 8 × 1 + 1 × 1, कहीं कोई नेगेटिव नंबर ही नहीं है, तो कैसे जीरो बन सकता है? कोई जुड़ जुड़ के थोड़ा जीरो बनता है, कुछ घटना भी तो चाहिए जीरो के लिए। तो ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल टू 0 + 8 + 1 इट इज इक्वल टू 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल, ठीक है। तो अब आप निकाल लो cos इनवर्स, यानी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स। हाँ हाँ, अगर नहीं है तो शो करना ही है ना, क्योंकि cos इनवर्स तक आप गए क्यों, एंगल तक गए क्यों? क्योंकि और ये नहीं है, इसलिए आप वहां तक गए। आपको दोनों शो करना, जैसे पहला क्वेश्चन में किया ना, नॉट परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल, और फिर तीसरे पे जाएंगे cos इनवर्स। तो A1 A2 B1 B2 की वैल्यू तो 9 है, मुझे दिख रही है, मॉडुलस 9 ही होगा। और 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1 का रूट करना है, और इधर करना है 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। सो इट इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 64 एंड 16 होता है 80, 81, 81 का रूट 9 और 9 रूट 2, तो 9 से 9 कट गया। तो इस बार तो भैया परफेक्ट आंसर आया है, cos इनवर्स 1/√2 विच इज इक्वल टू π/4, और यू कैन से 45 डिग्रीज। चेक करो आंसर। ओके डन। अब लास्ट पार्ट पे आ जाओ। 4/0 लिखेंगे पर सॉल्व नहीं करेंगे, लिख के छोड़ देंगे। 4/0 इज नॉट इक्वल टू 8/1 इज नॉट इक्वल टू 1/1, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। देख लो। इतने सारे नोट्स नोट डाउन कर करके आपकी राइटिंग स्पीड तो अच्छी हो गई होगी सबकी। हाँ 12th क्लास में तो गजब ही नोट्स नोट डाउन करे होंगे, सबने लिखवाए होंगे, है ना। फिजिक्स में नहीं हुआ, फिजिक्स में कम रहता है क्या, लेंदी नहीं रहता है?
बहुत ज्यादा लेंदी रहता है, तो फिर तो उसमें ज्यादा। चलो चलें 14th क्वेश्चन पे, लास्ट खत्म करते हैं। In the following cases, find the distance of each of the given points from the corresponding given plane. एक point given है और एक plane given है, you just need to find the distance between them. सीधा फॉर्मूला याद है किसी को? चलो पहले, अच्छा आपको लगा ऐसे मैच करने वाला क्वेश्चन नहीं है? हाँ, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहले वेक्टर फॉर्म का, हालांकि ये कार्टेशियन फॉर्म है बट वेक्टर फॉर्म भी रिवाइज्ड होनी चाहिए, और याद रहे बच्चों ये कोर्स का क्यों पार्ट है, ये कोर्स का पार्ट है तो उसको तो सीरियस लेना, ऐसा नहीं कि एंगल वाले को तो सीरियस ले लिया और जो कोर्स का पार्ट था उसको लिया ही नहीं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला याद है किसी को? वो तो A1 A2 ये सब तो ऑब्वियसली कार्टेशियन फॉर्म में आएगा ना। वेक्टर फॉर्म बोलो, वेक्टर बताओ। हाँ वेक्टर, बोलो। ए वेक्टर, वेक्टर ए कौन है ये भी याद होना चाहिए, ये वो पॉइंट है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना। डॉट एन वेक्टर कौन है? इस प्लेन का डायरेक्शन वेक्टर है, ओके। ए, फिर से सुनो, ए वेक्टर कौन है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। एन वेक्टर कौन है? इस प्लेन का डायरेक्शन, यानी इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, यानी इसकी डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर। माइनस डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। तो ये तो मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होता ही है, इसके आगे मॉडुलस साइन लगा देंगे टू मेक श्योर कि ये डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव ना निकल के आए। बट हमारे हमको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x1 y1 z1, और वेक्टर एन के तो होते ही हैं ए बी सी, एक ही प्लेन है तो A1 A2 B1 B2 तो करने की जरूरत नहीं, एक ही प्लेन है तो A B C और D तो D रहता है। तो क्या बनेगा देखो, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 माइनस D डिवाइडेड बाय वेक्टर n का मैग्नीट्यूड A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का सम का रूट। तभी तो कहा था कि बेस लेवल पे सीखो, तभी तो कहा था ताकि फॉर्मूला याद ना करना पड़े, ओके ओके। चलो तो बोलो अब क्या करें, इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले इसमें भी बेटा वही काम करना है, प्लेन के क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में वही काम करना है कि आपको मेक श्योर करना है कि डी पॉजिटिव है। लकीली इस बार सब में डी उसने पॉजिटिव दिया है, नहीं इसमें कहाँ दिया है, ये हो जाएगा, और एक इस क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा बस, ये 3 उधर जाएगा -3 हो जाएगा, ये तो चलो -2 ही बनेगा, बट एक सेकंड में याद रखना चेंज करना है। तो चलो फर्स्ट में तो चेंज करना नहीं है, तो सीधे आप ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू पुटअप करें। तो ए की वैल्यू क्या होगी 3, बी की वैल्यू क्या होगी -4, सी की वैल्यू क्या होगी 12 होगी ना। चलो चेंज कर देता हूं। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड प्लेन दिस इज गिवन बाय अ फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख देंगे उसके बाद वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो ए क्या है 3 इंटू x1 0 है, प्लस बी क्या है -4 इंटू y1 भी 0 है, प्लस सी क्या है 12 इंटू z1 भी 0 है, ठीक है। इसका तो लग गया मॉडुलस डिवाइडेड बाय वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड यानी 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का सम का रूट। इट इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय, अच्छा माइनस डी तो लिखा ही नहीं, कोई बता भी नहीं रहा, माइनस डी यानी कि -3, ठीक है। तो फिर -3 भी लगाएंगे। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं इस क्वेश्चन के बाद, वो शायद नोट्स में मैं बताना भूल गया, मुझे ऐसा याद आ रहा है। हाँ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 का सम का रूट। सो इट इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय, करना इसको 160 169 सॉल्व हो जाएगा ना। तो इट इज इक्वल टू 3/13 एंड सिंस इट इज डिस्टेंस वी विल पुट यूनिट्स। तो आंसर तो आ गया सबका, राइट। अब स्टेप्स लिख लेना छोटे मोटे इसमें। गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय दिस, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दिस, तो वहां से ए निकालना, बी निकालना, सी निकालना।
फिर पॉइंट गिवन इज दिस, और पॉइंट की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x1 y1 z1, तो वहां से x1 निकालना, y1 निकालना, z1 निकालना। ठीक है, 7 चीजें पता चल गई ABCD, और x1 y1 z1 फॉर्मूला में पुटअप करना, वैल्यूज पुटअप करना, आंसर निकालना। कर लोगे स्टेप बाय स्टेप? थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कर देना। हाँ, तो इंटरेस्टिंग चीज ये थी बेटा कि 0,0,0 से डिस्टेंस निकलवा रहा है, जो कि क्या होता है 0,0,0 ओरिजिन, और ओरिजिन से किसी प्लेन की डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट तरीका था हमारे पास, उसको r.n इक्वल टू डी में कन्वर्ट कर दो इक्वेशन को, और जो डी है वही डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है कि नहीं है? तो इसको दूसरे तरीके से, इसको डिलीट कर दूंगा बेटा, इसको दूसरे तरीके से करने का तरीका यह है कि इसको r.n में कन्वर्ट कर दें। अभी इसको अभी तो ये r. वेक्टर n की फॉर्म में, किस फॉर्म में ये r. वेक्टर, क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, मतलब अभी तो ये इस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू कैपिटल D की फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करना है lx, मतलब डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस में, my प्लस nz इक्वल टू स्मॉल डी। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये जो d बचेगा ना बच्चे, यही आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ऐसे ही था, और वेक्टर फॉर्म में कैसे था? ऐसे था, याद है? वेक्टर फॉर्म में ऐसे था, कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे था। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ n से डिवाइड करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? और मैग्नीट्यूड ऑफ n क्या होगा? वही 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करके बताया था, अभी 13 आया था। That means you need to multiply the complete equation by 13। तो इससे पूरी इक्वेशन को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/13x, बोलो आगे, प्लस माइनस 4/13y, प्लस आगे बोलना 12/13z, और उधर भी करना 3 अब इसमें ये तो है इसके डायरेक्शन कोसाइंस, और ये है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इस एक्सरसाइज का पहला इक्वेशन था, अभी भी आंसर 3/13 यूनिट्स आया है, और डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ ए पॉइंट का फॉर्मूला लगाया तो भी आंसर 3/13 ही आया। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये भी समझ गए। अब याद करो, मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, तो you can directly find out the distance from the origin by a formula using, याद है आपने लिखा भी होगा 100% पहले कुछ नोट्स में, और वेक्टर फॉर्म में ये चीज ऐसे थी, याद है? ठीक है, अगर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, ये केवल ओरिजिन के लिए काम करता है फॉर्मूला, तो अभी 0 0 0 ओरिजिन है ना, तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। कोई कहेगा सर ये फॉर्मूला कैसे बना? ये फॉर्मूला कैसे बना, ध्यान से देखना। फॉर्मूला ओरिजिनल क्या है बताओ जरा, फॉर्मूला ओरिजिनल क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालने का? बोलो, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और जब x1 y1 z1 ओरिजिन है तो a इंटू 0 b इंटू 0, इसके आगे मॉडुलस पे है ना, बोलो a इंटू 0 b इंटू 0 c इंटू 0। ओरिजिन के केस में ये 0 0 0 हो गया, तो केवल माइनस डी बचा, और माइनस डी का मॉडुलस यही हुआ। तो उस फॉर्मूला से भी यही चीज निकल के आ रही है जो कि यहां लिखी है हमने, ठीक है, और वहां पे भी वही बन रहा। कैसे भी निकाल लो आप, चाहे से आपको वो चीज याद नहीं है, इक्वेशन को कन्वर्ट करना नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म है जो अपन अभी कन्वर्ट करी थी ना, lx प्लस my, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या फायदा होता है? आपको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन डायरेक्टली नजर आती है, भाई ये है, बस वो जो स्मॉल डी है वही डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और पहले क्वेश्चन में हमने किया भी यही था एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में, चेक करो क्वेश्चन क्या था, इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। In each of the following cases, determine the direction cosines of the normal to the plane and the distance from the, अपन ने सबको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू डी, और उसमें जो स्मॉल डी था वही तो था डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। और जैसे इसमें मुझे ये दिखाई दिया कि भैया अरे ये तो ओरिजिन है, तो मैं उस टेक्निक को भी यूज कर सकता हूँ। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये बात वैसे मैं मानता हूँ नोट्स में बताने वाली थी, मिस आउट हो गई, अभी क्लियर कर दी। ओके चलो, अब बाकियों में तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बाकी में ओरिजिन तो है नहीं, तो बाकी में तो वही डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन का ही फॉर्मूला लगेगा।
ओके, जल्दी जल्दी निकाल दो। इसमें आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है बेटा ना, तो कर दो। -2x प्लस वाई माइनस का 2z इक्वल टू 3, ये है आपकी बार प्लेन आपका ना, और पॉइंट तो गिवन है ही, तो d इक्वल टू ax1 यानी 3 इंटू -2 प्लस by1 यानी कि -2 इंटू 1 प्लस cz1 यानी कि 1 इंटू -2। माइनस डी भी होता है, इसको मत भूल जाना ना, कहीं a1 a2 b1 b2 c1 c2 में फ्लो में ही बह जाओ, बस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। माइनस डी भी है तो -3 भी करना है। डिवाइडेड बाय, अच्छा मैग्नीट्यूड भी कई बार गलती से बच्चे, देखो क्या क्या गलतियां होती हैं, इसका निकाल लेते हैं 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसके पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, जबकि इसका नहीं निकालना, इसके नॉर्मल वेक्टर का निकालना है। -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अगेन -2 का स्क्वायर का सम का रूट मॉडुलस -6 -2 माइनस, क्या कहा आपने, फिर से कहो। ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, हाँ फॉर्मूला है, नहीं किसने कहा x1 y1 z1 की जगह पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे, ए बी सी तो वही है नॉर्मल वेक्टर, अपन जो लिखते हैं ना ax1, इसमें x1 है पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x1 y1 z1 इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेटिव है x1 y1 z1, कोई भी गिवन पॉइंट होगा ना स्पेस में बेटा, उसको x1 y1 z1 से डिनोट कराएंगे, इस चीज को बिल्कुल फिक्स कर लो, और दो पॉइंट गिवन होंगे तो x1 y1 z1 और x2 y2, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते थे कैसे करते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते थे, y2 माइनस y, तो पहले पॉइंट को x1 y1 z1 से डिनोट कराया, दूसरे पॉइंट को x2 y2 z2 से, तो ये पॉइंट है। ओके, और जो ये a है वो नॉर्मल वेक्टर है ए बी सी, तो इसी का तो मैग्नीट्यूड करेंगे नीचे, मैंने गलत किया है देखो, 3 इंटू -2 सही तो किया, उल्टा लिख दिया, -2 इंटू 3 लिखना चाहिए था, ऐसे कह रहे हो, ठीक है दैट इज फाइन, ओके, ऐसे लिखना चाहिए था इसको, इसको ऐसे लिखना चाहिए था -2 इंटू 3, हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मतलब वो मुझे ये लेफ्ट साइड में दिखा और ये राइट साइड में दिखाना, तो मैंने यूं के यूं मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि यूं करना चाहिए यूजिंग द फॉर्मूला a इंटू x1 b इंटू y, पर इससे भी आंसर तो वही आएगा, क्योंकि a इंटू x1 करें या x1 इंटू a करें, यू विल नॉट गेट ए डिफरेंट आंसर, अभी तो कर दो, नेक्स्ट स्टेप में हम ये गलती सुधार देंगे। ओके मैम। ओके चलो, -2 का स्क्वायर 4 1 एंड 4, सो इट इज -6 -2 -2 -3, 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13, तो मॉडुलस -13 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू 13/3 यूनिट्स, प्लीज मैच द आंसर, सही है। चलें थर्ड पे, ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो, d इक्वल टू ax1, तो 1 इंटू 2 करेंगे राइट, अभी ठीक है प्रियांशी, 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 नहीं, फिर 2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -5 और -9, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, डिवाइडेड बाय, अब इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर का सम का रूट, इट इज 2 + 6 + 10, -2 इंटू -5 + 10 -9 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1 और 4 और 4 अगेन √9, सो इट इज इक्वल टू 6 और 2 8 और 10 18, 18 में से 9 गए तो 9, और मॉडुलस 9 9 ही होगा, तो 9/3 विच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। लास्ट क्वेश्चन, चलें लास्ट क्वेश्चन पे,
ओके, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। d इक्वल टू 2, इसमें भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, -2 उधर +2 हो जाएगा, तो केवल इसको ध्यान दो आप। 2 इंटू -6 प्लस -3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 और माइनस डी। तो डी उधर जाके पॉजिटिव हो चुका है, डी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा वैसे भी, है ना। इसको कभी भी प्लस मत कर देना, माइनस माइनस प्लस, है ना, वो तो उधर जाके वैसे ही पॉजिटिव बनाओगे आप। डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का सम का रूट। -12 प्लस 0 प्लस 0 -2 और ये होता है 449। ठीक है, -14 का मॉडुलस +14 डिवाइडेड बाय √49 7, इट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। आंसर। खत्म। तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन सीख लिया आपने। थोड़ा सा रिकैप मैं पूछूंगा आपसे, करवाऊंगा नहीं, आपसे पूछूंगा, देखें याद है क्या आपको। ऐसे ही डिस्टेंस अपन ने लाइन में भी निकाली थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला? हाँ, अगर या तो स्क्यू लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है, जिसमें से भी स्क्यू लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताओ डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला। वो तो उसमें भी होगा और उसमें भी होगा, है ना। हाँ, डॉट v1 क्रॉस v2, वेरी गुड, अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, उसमें सिंगल b रह जाएगा, है ना। और उसमें देखो लिख ही लेते हैं अपन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन जब करते हैं तो a2 माइनस a1 तो करते ही हैं, डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 करते हैं, एंड ये रिमेंबर इसका मॉडुलस था, ये नेगेटिव नहीं आ जाए, और फिर जो b1 क्रॉस b2 किया है उसका मैग्नीट्यूड, उसका इन सब पे वेक्टर वेक्टर लग जाएगा, ठीक है ना। ओके, और अगर इफ इट इज पैरेलल लाइंस तो a2 माइनस a1 तो उसमें भी होगा, बट क्योंकि ये पैरेलल है तो b1 b2 दो अलग अलग नहीं मिलेंगे आपको, तो आप यहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे। एक बार क्रॉस प्रोडक्ट होगा ही होगा, ये फिक्स कर लो। तो डॉट करने की मतलब दो चीजें नहीं मिली तो आप यहीं पे क्रॉस कर दोगे, किससे? b1 नहीं, ओनली b वेक्टर से, और मॉडुलस यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, ये पैरेलल लाइंस वाला केस है, ये स्क्यू लाइंस वाला केस है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं? ओके चलो, सो दैट इज इट फॉर टुडे, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मिसलेनियस। तो एक बार मिसलेनियस थोड़ा सा देख के आना, एटलीस्ट एग्जांपल्स तो देख के आना, ठीक है। कितने क्वेश्चन वैसे मिसलेनियस को डिवाइड करें तो हम कितने दिन में होगी? 23, तो एटलीस्ट वी विल टेक 3 days तो लगेंगे, कोशिश करते देंगे 2 दिन में हो जाए, नहीं तो 3 तो लगने ही है। थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं अपन मिसलेनियस में, है ना। कॉन्सेप्ट को एक एक को रिपीट नहीं करेंगे, फॉर्मूला में बार बार नहीं लिखूंगा चीजों का, है ना, बस क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देंगे अपन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।